गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले सप्ताह हम लोग तुलसीदास को पढ़ रहे थे और तुलसीदास की जो सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है, ग्रंथ है रामचरितमानस, उसके बालकांड का एक अंश जहाँ पर राम के द्वारा शिव धनुष को तोड़ा जाता है और उस धनुष के टूटने से जो तीव्र आवाज़ होती है उसे सुन परशुराम वहाँ आ जाते हैं और बहुत ही क्रोधित होते हैं। उनके क्रोधित होने के क्रम में ही उनका जो संवाद थोड़ा बहुत राम से और अधिकतम लक्ष्मण से होता है, उस वाले हिस्से को आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है पिछले सप्ताह, पाठ संदर्भ समझ लिया है, उसकी व्याख्या भी, और उस पाठ आधारित जो प्रश्न थे आपके टेक्स्ट बुक में शामिल, वो बाकी रह गए थे। तो आइए आज हम लोग उसे ही पूरा कर लेते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के जो प्रश्न हैं तो देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? तो आप ने पढ़ा है कि लक्ष्मण जो ही बोलना शुरू करते हैं तो यहाँ देखिए, बहु धनु ही तोरी लड़िकाई, कबहु न असिर सिकिन्हि गुसाई, यह धनुई पर ममता के हेतु सुन ऋषि आए, कह भृकुल खेतु। वो ऋषिवर यानी परशुराम को संबोधित करते हैं कि हम लोग तो बचपन से धनुष तोड़ते आ रहे हैं, बहुत सारी धनुहियाँ, मैंने छोटा धनुष बचपन में तोड़ डाली, तब तो किसी ऋषि ने गुरुकुल में या शिक्षा ग्रहण करते हुए नहीं किया। आपने भी कभी आप भी कभी क्रोधित नहीं हुए, लेकिन इस धनुष से इतना आपको लगाव क्यों है? ऐसा क्या है इस धनुष में? और ये बात सुनकर के परशुराम और अधिक क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं, रे नृप बालक काल बस, बोल तो न संभार, धनु सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। हे राजा के बालक या लड़के, तुमको बोलते हुए अपने जुबान पर जरा सा भी नियंत्रण नहीं है। तुम, ये सामान्य धनुष नहीं है, ये शिव का धनुष है और पूरी दुनिया जानती है। इस धनुष की तुलना में एक साधारण धनु ही से कर रहे हो। तो ये तर्क उनका रहा है लक्ष्मण का। और उसके बाद वो आगे देखिए, आगे वाले क्रम में यहाँ पर देखिए, लखन कहा हस हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जुन धनु तोरे, देखा राम नैन के भोरे, छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करे कतरोसु। और वो आगे तर्क देते हैं। ये पहला तर्क तो उनका ये रहा कि हम लोगों ने तो बहुत सारे धनुष तोड़ा, तब तो आप कभी क्रोधित नहीं हुए, इस धनुष में ऐसी क्या खास बात है? इस बात को सुनकर के परशुराम और अधिक क्रोधित हो जाते हैं। तो लक्ष्मण दूसरा तर्क देते हैं कि ये धनुष शायद पुराना था और जानबूझकर किसी नहीं तोड़ा था, वो तो बस इसे स्पर्श किया और टूट गया, तो इसमें इनका कोई दोष नहीं। और उसके बाद फिर वो बोलते हैं, बोल परशुराम की बोले चिते परस की ओर, यानी लक्ष्मण अपने तरफ से तर्क दे करके उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं। और जब परशुराम शांत नहीं होते हैं तो ये भी व्यंग करने लगते हैं उनके स्वभाव पर, उनके क्रोध पर। जब परशुराम कहते हैं कि बोले चिते परस की ओरा, रे सठ सुनो स्वभाव न मोरा, तो जब वो अपने स्वभाव की बात करते हैं परशुराम, तो परशुराम का स्वभाव जगजाहिर था कि वो बहुत क्रोधित थे और बहुत जल्दी आपा खो देते थे। और उनके इसी स्वभाव को लेकर के लक्ष्मण आगे उन पर व्यंग करने लगते हैं। उस पर दूसरा सवाल भी होगा, तो उस पर हम लोग बात करें। तो क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन था कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन से तर्क दिए, तो उसमें आप लिखेंगे कि परशुराम के क्रोध करने पर, धनुष के टूट जाने पर लक्ष्मण ने पहला तर्क ये दिया कि बचपन से हम लोग धनुष तोड़ते आ रहे हैं, तब तो किसी ऋषि ने या किसी ने क्रोध नहीं किया। इस धनुष से इतना ऐसा लगाव क्या है? क्या है इस धनुष में जो आप इतना क्रोधित हो रहे हैं? और इससे भी जब नहीं मानते हैं तो लक्ष्मण दूसरा तर्क देते हैं
कि हमारी सबसे तो सब धनुष एक जैसा ही है, और रघुपति यानी राम ने जानबूझ के इसे नहीं तोड़ा है, स्वभावतः पुराना था, स्पर्श करते ही छूते ही यह टूट गया। तो ये आप 2-3 पॉइंट्स जो है आपने अपने आंसर में शामिल कर लेंगे। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषता अपने शब्दों में लिखी है। तो इसे पढ़ते हुए स्पष्ट ही हो गया है कि जब परशुराम क्रोधित होते हैं तो राम व्यंग से नहीं, बहुत विनम्रता के साथ जवाब देते हैं और बहुत संयम के साथ जवाब देते हैं। उनकी आवाज़ में वो भक्ति और बड़े के प्रति छोटे की जैसी आवाज़ होनी चाहिए, जैसा विनम्रता बना रहना चाहिए, जैसा लगाव बना रहना चाहिए, आदर की जो भावना झलकनी चाहिए, राम में वो सब कुछ है। लेकिन लक्ष्मण के यहाँ वो बात नहीं है। लक्ष्मण भी क्रोधी हैं और व्यंग करते हैं, जैसे नवयुवक अपनी उम्र के उठाव और शक्ति का संतुलन नहीं बना पाता है, तो लक्ष्मण भी वैसे ही एक चंचल युवा की तरह नजर आते हैं, जो एक वृद्ध व्यक्ति जो बहुत क्रोधित होता है और कभी बहुत बलशाली रहा होता है, तो उसके उस स्थिति पर देख करके व्यंग करते हुए मुस्कुराते हैं लक्ष्मण और एक तरह से मजा लेते हैं, आनंद उठाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि राम के स्वभाव में कोमलता है, विनयशीलता है, बड़ों के प्रति मन में उनके श्रद्धा और आदर की भावना है, और चूँकि वो खुद गुरु के तुल्य हैं तो वो झुक जाते हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते हैं। जबकि लक्ष्मण ऐसा नहीं है, वो भी क्रोधी हैं, उग्र हैं, चंचल हैं और जुबान उनकी तीखी है और व्यंग करते हैं। तो हम देखेंगे कि दोनों का स्वभाव बिल्कुल विपरीत है। आइए अगला सवाल देखते हैं। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उससे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखें। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि इस पूरे में कौन सा हिस्सा अच्छा लगा। तो अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मुझे अच्छा लगता है जब लक्ष्मण बोलते हैं कि यहाँ कुंवर भतिया कोई ना ही, जे तर्जनी देख मर जाए, देह कुठार सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। या फिर जब लक्ष्मण बोलते हैं कि सूर समर करनी करे, कहीं न जनाव है आप, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथे प्रताप। ये वाला हिस्सा आप देख लीजिए। सूर समर करनी करे, या फिर यहाँ कौन भतिया कोई ना है। तो इसको आप लिख सकते हैं संवाद की शैली में। संवाद लेखन आप 8 क्लास और 9 क्लास में भी पढ़ करके आए हैं। और संवाद लिखने में क्या करते हैं हम कि कैरेक्टर और उसके सामने उसका डायलॉग लिख देते हैं, फिर जिसको भी वो बोलता है वो जो रिप्लाई कर रहा है। जैसे हम लिख सकते हैं कि लक्ष्मण कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर जो भी है वो कोई कुहड़े का, लौकी का कोई भतिया नहीं है, फल नहीं है छोटा सा कि आपकी उंगली दिखाने से वो मुरझा करके झुक जाएगा। या फिर अगर नीचे वाला संवाद अगर आप लिखना चाहें, सूर समर करनी करे वाला, तो भी आप लिख सकते हैं कि लक्ष्मण कहते हैं कि अगर आप वास्तविक योद्धा हैं तो योद्धा की पहचान है वीर की, क्यों युद्ध भूमि में शत्रु को सामने पा करके अपना बल दिखलाता है, अपना युद्ध कौशल दिखलाता है। लेकिन जो कायर होता है वो शत्रु को सामने पा करके अनर्गल प्रलाप करता है, अपना प्रशंसा खुद करता है।
और ये बात सुन करके परशुराम बोलते हैं कि नहीं, लग रहा है तुम्हारा मौत तुमको मेरे सामने हाँक करके लाया है और इसीलिए बार बार तुम मुझे अपने पास बुला रहे हो और मेरे क्रोध को भड़का रहे हो। तो ऐसा करके आप संवाद लिख सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको दूसरा कोई पसंद हो तो दूसरा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखे। तो वो पद्यांश दिया हुआ है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्वविदित क्षत्रिय कुल दोहि, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हु, विपुल बार मह देवन दिन, शस्त्र बाहु छेदन हारा, परशु बिलोक महीब कुमारा, मात पितहि जनि सोच बस, करसि महीश किशोर, गर्भक के अर्भक दलन, परशु मोर अति को। तो आप लिखेंगे कि परशुराम ने सबसे पहले तो ये कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और पूरी दुनिया जानती है कि क्षत्रियों से मेरा कैसा द्रोह रहा है, कैसी दुश्मनी रहा है, ये बात पूरी दुनिया जानती है। मतलब तुम्हारा क्षत्रिय होना ही मुझसे दुश्मनी के लिए काफ़ी है, बावजूद इसके कि तुम मेरा हर बात काट करके मुझसे जुबान लड़ा रहे हो या मेरे बातों का जवाब दे रहे हो। और उसके आगे कहते हैं कि अपनी भुजाओं के बल से मैंने इस धरती को कई कई बार राजा से खाली कर दिया है, राजाओं से विहीन कर दिया है, और मैंने अपनी इन्हीं भुजाओं के बल से सहस्त्र बाहु जैसे बलशाली राजा की भुजाओं को काट दिया था। इस मेरे परशु को देखो, इसी परशु से। तो उसके बाद कहते हैं कि मात पिता जन सोच बस, कहते हैं कि मुझसे लड़ाई करके या मुझसे भिड़ करके तुम्हारी मौत निश्चित है, ऐसा करोगे तो। और ऐसा करके अपने माता पिता को चिंता में मत डालो, उन्हें दुखी मत करो। और क्यों कहते हैं कि अगर मेरे फरसा चलने भर से गर्भवती स्त्रियों के गर्भ तक नष्ट हो जाते हैं इस फरसे की कुठार या आवाज़ भर से, तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए, शायद तुम मेरे बारे में ठीक से नहीं जानते। और ऐसा कुछ आंसर में आपके शामिल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई। ये सवाल इस पाठ के लिए जरूरी सवाल है, अक्सर एग्जाम में आता है। ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 1 भी, वो भी अक्सर ही आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर देखते हैं। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। तो अभी हम थोड़ा देर पहले बात कर रहे थे कि सूर समर करनी करे कहीं न जनाओ ही आप। तो लक्ष्मण के हिसाब से जो योद्धा होते हैं वो अपनी वीरता के बखान स्वयं नहीं करते हैं, वो युद्ध भूमि में शत्रु को सामने पा करके अपना युद्ध कौशल दिखलाते हैं और उससे युद्ध करते हैं, न कि उसके सामने खड़े होकर के अपने बारे में स्वयं बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जो ऐसा करता है, शत्रु को सामने पा करके जो ऐसी बात करता है, वो दरअसल वीर नहीं होते हैं, कायर होते हैं। तो सूर समर करनी करी कहीं न जनावहि आप, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथम प्रताप। तो यहाँ पर लक्ष्मण एक तरह से इन पंक्तियों के माध्यम से कायर और वीर के फर्क को स्पष्ट कर देते हैं। तो लक्ष्मण की नज़रों में वीर वही है जो युद्ध भूमि में जाकर के, रणभूमि में जाकर के शत्रु को सामने पा करके उस पर वार करे, उसके सामने अपना रण कौशल दिखलाए, लड़ने की, युद्ध की जो क्षमता है, बल पौरुष, वो दिखलाए, न कि उसके सामने खुद अपनी बड़ाई करे, तारीफ करे और बड़ी बड़ी बातें करे। या कहें कि डिंग हाँकना। डिंग हाँकना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करना।
तो जो कोई भी ऐसा करता है वो दरअसल वीर नहीं होता है, वो कायर होता है। अगला सवाल, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। ये क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए मैच कर रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 से। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उसके आधार पर दोनों की विशेषता। तो अब देखिए, साहस और शक्ति लक्ष्मण में भी है, राम में भी है, लेकिन श्रेष्ठ कौन माने जाते हैं? राम। क्यों? क्योंकि साहस और शक्ति के साथ साथ उनमें विनम्रता है, एक तरह का पोलाइटनेस है, वो बड़ों का आदर करना जानते हैं, समय और परिस्थिति बस किससे कैसे बात करना है ये जानते हैं, उनके अंदर धैर्य है। लक्ष्मण में धैर्य और विनम्रता नहीं है। अगर बड़ा बोल रहा है तो एक आध बात सुनने के बाद उसका जवाब देना, उसके साथ उदंडता के साथ, अभद्रता के साथ या ऊंची आवाज में बात करना, तयस या क्रोध में आ जाना लक्ष्मण में है। जाहिर सी बात है, ये सब कुछ ऐसा व्यवहार आदमी तभी करता है जिस व्यक्ति में विनम्रता की थोड़ी कमी होती है, जो उग्र होता है, क्रोधी होता है। तो इसी मामले में लक्ष्मण कहीं ना कहीं राम से कम पड़ जाते हैं, इसीलिए राम ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ समझे जाते हैं अपने इसी विनम्रता के गुण के कारण। अदरवाइज पौरुष और बल और शक्ति लक्ष्मण के पास भी कम नहीं है। जब वो एक बार क्रोधित होते हैं, जब जनक बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि धरती वीरों से खाली हो गई है, तो बहुत क्रोधित होकर के बोलते हैं कि आपने ऐसा साहस कैसे किया कहने का, शायद आपको पता नहीं, अभी भैया की आज्ञा मिले और हमारे गुरु विश्वामित्र का, तो इस धनुष की क्या क्षमता, मैं पूरे इस धरती को गेंद की तरह उछाल दूँ। तो दरअसल ये उनके विनम्रता के अभाव की बात है, क्योंकि वो जानते थे यहाँ बैठे हुए राम उनसे कम क्षमतावान नहीं, वो भी धनुष को तोड़ सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन खुद अपने बारे में उन्हें भी बोलने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पता चलता है कि शक्ति और साहस तो दोनों में है, लेकिन राम के पास विनम्रता है जो उन्हें ज़्यादा बेहतर बनाती है। और आप भी इसमें अगर अपनी कोई बात और शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज इस तरह की बात राम और लक्ष्मण का कंपैरिजन करके ही आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भाव स्पष्ट कीजिए। हालांकि ऐसे सवाल अब एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है आजकल, फिर भी पाठ को समझने के लिए एक बार फिर से इस पर चर्चा कर ही लेते हैं हम लोग। बिहस लखन बोले मृदुबाने, अहो मुनीस महाभट माने, पुनि पुनि मोह देखाओ कुठारो, चाहत उड़ावन फूक पड़। जब परशुराम बार बार अपनी तारीफ करने लग जाते हैं तो लक्ष्मण हंसते हुए उनको जवाब देते हैं और कहते हैं कि हाँ हाँ मैंने मान लिया, बहुत बड़े योद्धा हैं, बहुत हैं, लेकिन ये जो बार बार आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं, कुठार दिखा रहे हैं, ये कोशिश, और इससे लगे कि मैं भयभीत हो जाऊंगा, तो ये आपकी कोशिश ऐसी ही है जैसे कोई फूंक करके पहाड़ को उड़ा देने की कोशिश करे। और आपकी इसी कोशिश थोड़ी लक्ष्मण को हास्यास्पद जान पड़ती है और वो हंसते हुए जवाब देते हैं, एक तरह से उनका मजाक ही उड़ा देते हैं। दूसरा है, यहाँ कुम्हड़ भतिया कोई ना है, जे तर्जनी देख मर जाए। अभी मैंने इस पर चर्चा कर ही दिया था कि परशुराम के झूठे जो घमंड है, उनका दर्प है, गर्व है, उसको लेकर के तोड़ते हुए समाज में एक मिथक है कि कोहड़ा जो फल होता है, कई लोग उसे सीताफल भी कहते हैं, तो उसके बारे में कि उसके जो फूल से फल लेता है छोटा छोटा, भतिया जिसे कहते हैं क्षेत्रीय भाषा में, अगर उसको इंडेक्स फिंगर दिखा जाए तो वो मुरझा जाता है, सूख जाता है। तो उसी का उदाहरण देते हुए लक्ष्मण कहते हैं कि हम लोग कोई कोहड़े का भतिया नहीं है जो आपके बार बार इस फर से दिखाने से हम लोग नष्ट हो जाएंगे। अगला है, गधि सूदन कहे हृदय हसी, मुनि हरिहरे सूझ, अय मैं खाड़ न ऊख में, अजहु न बूझ अबूझ। जब परशुराम बार बार और लक्ष्मण से उलझते जाते हैं और धमकाते हैं तरह तरह से,
लेकिन लक्ष्मण है कि उनके हर बात का व्यंग्यात्मक जवाब देते हैं। तो आइए उस प्रसंग को एक बार देख लेते हैं। ये रहा वो प्रसंग। कौशिक कहा क्षमे अपराधु, कौशिक कहा क्षमे अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अखरुन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर दे छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न तो यही काट कुठार कठोरे, गुरह उरिन होतव श्रम थोरे। जब वो परशुराम देखते हैं कि लक्ष्मण ऐसे मान नहीं रहे हैं, तो विश्वामित्र से कहते हैं कि अब तक मैं इसे मार नहीं रहा हूँ, केवल तुम्हारे लिहाज से, केवल तुम्हारे सम्मान से, क्योंकि ये लोग तुम्हारे साथ हैं या तुम्हारे साथ आए हैं। वरना अब तक मुझसे जो इस तरह से बदतमीजी करे या मुझसे जुबान लड़ाए, अब तक उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ता, इसी अपने फरसे से उसे काट देता। और इस बात को सुन करके मुस्कुराते हुए विश्वामित्र को हंसी आ जाती है और कहते हैं कि जैसे सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है, ऐसा एक मुहावरा है, लोकोक्ति है। वैसे ही लगता है कि अब तक बाकी जो इनके शत्रु रहे हैं वैसे इन्हें बहुत सरल और सहज समझ रहे हैं, और इन्हें ये ऊख जैसा गन्ने की तरह दिखाई पड़ रहे हैं, मुलायम, कि जब मन काट देंगे। इन्हें नहीं पता है कि ये गन्ने सरीखे नहीं हैं, बल्कि अयस्क सरीखे हैं, लोहे से मजबूत हैं। इस फरसे से ये इन्हें काट नहीं पाएंगे। इनकी जो अद्भुत क्षमता है या अलौकिक क्षमता है, शायद उसे परशुराम पहचान नहीं पा रहे हैं, और इसी वजह से विश्वामित्र मुस्कुराने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ लिखी। तो भाषा सौंदर्य यानी किसी भी रचना की भाषा कैसी है, और भाषा की खूबसूरती के जो तत्व होते हैं, जैसे वो ग्रामेटिकली सही है कि नहीं, अगर कविता छंद में है तो छंदबद्ध है कि नहीं, लयात्मक है कि नहीं, उसमें तुक है कि नहीं, राइमिंग वर्ड्स है कि नहीं, या उसकी भाषा क्या है, अलंकार वगैरह का प्रयोग है कि नहीं, रस वगैरह है कि नहीं। तो इस लिहाज से, इस पैरामीटर्स पे हम किसी भाषा का सौंदर्य तय करते हैं। और हम देखें तो तुलसीदास की भाषा में ये सब कुछ है। उनकी भाषा बहुत ही छंदबद्ध है, दोहा और चौपाइयों में वो सारी बात कहते हैं। लय भी बंधा हुआ है, तुक भी है। कोई भी उदाहरण ले लें उनका, कोई भी पंक्ति अगर पढ़ लें, देखिए, कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। तो तुम्हारा और संसारा में यहाँ तुक बना हुआ है। मात पिते उरिन भय नीके, गुरिन रहा सोच बड़ जी के। नीके और जी के में एक लय है, तुक है। भाषा में जगह जगह अलंकार का प्रयोग हुआ ही है, और अवधि भाषा है, लेकिन इस अवधि भाषा में भी तत्सम शब्दों का बहुत सारा इस्तेमाल है। तो इस आधार पर अगर हमको अगर 5-7 पॉइंट दिखाना हो तो हम कह सकते हैं कि तुलसीदास की जो भाषा है, सबसे पहले तो क्या है, अवधि भाषा का प्रयोग किया है, लेकिन उसमें तत्सम का प्रयोग है, और उस छंदबद्ध रचना है, दोहा और चौपाई में है रचना। और भाषा काव्य की भाषा होते हुए भी वहाँ नाटकीय व्यंग दिखता है, खास करके लक्ष्मण के संवाद में। तो भाषा बहुत संवाद है, भाषा में दृश्य उत्पन्न करने की भी क्षमता है, क्योंकि भाषा में जब परशुराम और लक्ष्मण की बातचीत होती है तो उसे पढ़ते हुए कैसे दो लोग झगड़ करके तू मैं की जो दृश्य हो सकती है, वो दृश्य हमारे सामने उभर जाता है। और भाषा में अलंकार है। यहाँ परशुराम में आप रौद्र रस देख सकते हैं। रस हालांकि आपको 10 क्लास में पढ़ना भी है, रस पे जब बात होगी तो फिर इसके उदाहरण मैं दूंगा।
गेय है। तो ये सब पॉइंट्स आप भाषा सौंदर्य में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो मैं तो इसमें यही कहूँगा कि लक्ष्मण का कोई भी संवाद, जो बात लक्ष्मण के द्वारा कही गई है, अगर आप उसे लिख दें तो उससे पता चलेगा कि लक्ष्मण का जो पूरा संवाद है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग में, वो पूरा का पूरा व्यंग ही है। जैसे यहाँ कुंवर भतिया कोई ना है, जे तर्जनी देख मर जाए, या सूर समर करनी करे, या बहुधन हुई तोरी लड़काई, कभु न रसी असी रसी किन्नी गोसाई, या फिर लखन कहा हस्याम रह जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। तो कोई भी पंक्ति अगर आप लिखते हैं तो उससे लक्ष्मण का जो व्यंग है वो उभर के आ जाएगा। या फिर वो जब कहते हैं कि पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूक पहाड़ू। तो आप देख रहे हैं कि लक्ष्मण के द्वारा जो भी संवाद तुलसीदास ने कहवाया है, वहाँ व्यंग का बहुत ही अनूठा प्रयोग है। और यह प्रयोग कुछ कुछ वैसा ही है जैसे सूरदास को पढ़ते हुए हमने देखा था कि गोपियाँ जो उद्धव को बोलती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, तो वहाँ भी दरअसल वो व्यंग ही करती हैं, उनके बदनसीबी पर भाग्यवान होने का व्यंग करती हैं। या फिर वो जब कहते हैं कि ये आपका जो योग है, पता नहीं कैसा रोग है, ना जो कभी देखा हुआ है, ना सुना हुआ है, ना किया हुआ है, ये वैसे लोगों के पास ले जाओ, वैसे लोगों के लिए उपयोगी है जिनका मन चक्री की भांति चंचल है। तो अब देखिए गोपियों का जो व्यंग है, उसी तरह का व्यंग का वो अंदाज लक्ष्मण के पास भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। आप 9 क्लास में 8 क्लास में भी अलंकार पढ़े हुए हैं, तो उम्मीद है आप आसानी से बना लेंगे। चलिए फिर भी देख लेते हैं। बालक बोले बधो नहीं तो, आपने पढ़ा है कि रिपीटेशन ऑफ अल्फ़ाबेट रिट्रेशन होता है, यानी कि अनुप्रास होता है। तो यहाँ ब वर्ण की आवृत्ति है, बालक, बोल और बधो में ब वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास है। और जहाँ पर कंपैरिजन होता है, पैरेलल लेवल का, एक समान लेवल का तुलना होता है, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। इसके लिए सी, सा, से, सम जैसे शब्द इस्तेमाल होते हैं। कोटि कुली सम वचन तुम्हारा, तो यहाँ समय है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। और जनु मनु ये सब रहता है, वहाँ पे उत्प्रेक्षा होता है। और क्लोज कंपैरिजन होता है, जहाँ पे तुम तो काल हाँक जनु लावा, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। और लखन उतर आहुति सरिस, भृगवर को कृषान, बहत देख जल सम, बचन बोले रघुकुल भानु। तो ऊपर में सरिस है, नीचे सम, दोनों पंक्तियों में उपमा अलंकार ही है। तो इस तरह से पाठ के जो जरूरी 10 सवाल थे, उसके आंसर आप इस डिस्कशन के आधार पे उम्मीद है आप लिख लेंगे। साथ ही आपको अगर दिक्कत हो तो मैं टेक्स्ट मटेरियल भी भेज दूंगा, जिसको पढ़ने के आधार पे उसको एक बार पढ़ करके आप खुद से आंसर लिखने की कोशिश करिएगा। इसके अलावा कुछ और भी सवाल है, इस पे भी हम लोग बातचीत कर ही लेते हैं। रचना और अभिव्यक्ति, हालांकि ये सवाल एग्जाम में तो नहीं आते हैं, बट हमारे समझ के लिए ये सवाल भी ज़रूरी है, हमारे क्रिएटिविटी के लिए ज़रूरी है, या पाठ को जीवन में उतार करके हम आसपास के लोगों पर उसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहें तो उसके लिए ज़रूरी है। सामाजिक जीवन में क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है, यानी क्रोध गैर जरूरी चीज़ नहीं है। कई बार बिना क्रोध के काम नहीं हो पाता है। अगर बहुत गिड़गिड़ाइए तो लोग आपको बहुत कमज़ोर समझ लेते हैं, तो कई बार क्रोध दिखाना पड़ता है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है,
बट कई बार वो बच्चे पर क्रोधित भी होती है। ये अलग बात है कि उनका क्रोध सच्चा ना होकर के झूठा ही हो, दिखावे का ही हो, बट होती हैं। आप कृष्ण के प्रसंग में देख लीजिए, कृष्ण के वो कार्य से बहुत दुखी नहीं होती हैं, बट वो क्रोधित होती हैं ताकि कृष्ण को नियंत्रित किया जा सके। यशोदा क्रोधित होती हैं। तो ये तय है कि सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये क्रोध पर हमारा नियंत्रण हो। ऐसा ना हो कि क्रोध को जब तक हम नियंत्रित करके इस्तेमाल करें तब तक बहुत बुरा नहीं है, लेकिन वो क्रोध हमें नियंत्रित कर ले, उस स्थिति में क्रोध नुकसानदायक ही है। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चीर निवृत्ति यानी हमेशा हटाने का उपाय नहीं कर सके। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन, उनका दरअसल मनुष्य की कई मनोवृत्तियां हैं, हंसी, क्रोध, शोक, दुख, चिंता, इन सब पर उन्होंने निबंध लिखे हैं। उसी उनका क्रोध पर एक निबंध है, उसी का एक पंक्ति है जो यह इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन इस बात की पुष्टि करता है, क्रोध हमेशा नकारात्मक भाव लिए नहीं होता, बल्कि कभी कभी सकारात्मक भी होता है। इसके पक्ष या विपक्ष में अपना मत, यानी क्रोध सही है या नहीं है, तो ये डिबेट का है। आप अपने तरीके से इसे जस्टिफाई कर सकते हैं। हालांकि मैंने उसका सार संक्षेप आपको बता ही दिया कि क्रोध जरूरी है, बट एक सीमित स्तर पर है, यानी क्रोध पर आपका नियंत्रण हो, क्षणिक क्रोध हो कोई किसी चीज़ को नियंत्रित करने के लिए, तो वहाँ तक ये ठीक है। लेकिन वो क्रोध आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाए और पूरा का पूरा आपकी ज़िंदगी को नियंत्रित करने लगे, तो क्रोध नुकसान करता है। क्वेश्चन नंबर 12, संकलित अंश में राम का व्यवहार विनयपूर्ण और संयत है। लक्ष्मण लगातार व्यंग बाणों का उपयोग करते हैं और परशुराम का व्यवहार क्रोध से भरा हुआ। आप अपने आप को इस परिस्थिति में रखकर लिखें कि आपका व्यवहार कैसा होता है। यानी राम की जगह पे होते और परशुराम हमेशा ऊंची आवाज में बात करते तो आप क्या करते हैं, लक्ष्मण की जगह पे होते तो आप कैसे जवाब देते हैं, और परशुराम की जगह पर होते आपका कोई सामान प्रिय चीज नष्ट हो जाता, टूट जाता, तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं। तो आप सोच भी सकते हैं, इसे लिख भी सकते हैं, आपके इसके राइटिंग स्किल, क्रिएटिविटी अच्छा इम्प्रूव होगी। अगर मुझसे पूछेगा तो मैं ईमानदारी से कहूँ तो शायद मैं लक्ष्मण के आसपास ही रहूँ, वैसी स्थिति में शायद मैं भी वैसा ही रिएक्ट करूँ। क्वेश्चन नंबर आप भी अपने तरीके से तय कर लीजिएगा आप अपने को कहाँ पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अपने किसी परिचित या मित्र के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, हर आदमी में कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है। कहा जाता है कि भगवान सबको स्पेशल बना के भेजते हैं, सबके पास कुछ ना कुछ खास जरूर होता है। अब कई बार आदमी अपने उस खासियत को पहचान नहीं पाता है। जो जितना जल्दी अपने खासियत को पहचान लेता है, ज़िंदगी में उतना ही आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसे पता हो जाता है कि उसकी खूबी क्या है और उसकी कमी क्या है। तो आप भी किसी के बारे में नोट करिए कि उसमें क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं उसके स्वभाव में, जो काश आप में होती है। आपने एक चैप्टर पढ़ा था पौधे के पंख, 8 क्लास में, चैप्टर शायद 13 था, डायरी स्टाइल में लिखा हुआ था। उसमें एक बच्चा रहता है, उसे अपने कमियों का या पता तब चलता है जब उसके एक रिलेटिव का लड़का उसके घर में आता है और वो कंपैरिजन करते हुए दिखाता है और अपने को बहुत ही शून्य स्थिति में पाता है कि अरे उसे तो कुछ आता ही नहीं, और उन सारे फीलिंग्स को लिखता है। आप किसी का नहीं लिख लें तो अपने माता पिता के स्वभाव के फ़र्क को लिख लीजिएगा। जो नहीं कि आपके पिता का स्वभाव जैसा हो माँ का भी वैसा ही हो। हर इंसान का स्वभाव अलग होता है और उसे बहुत हद तक बदला भी नहीं जा सकता है, क्योंकि यही उसके व्यक्तित्व की पहचान है। थोड़ी देर के लिए वो अपने को बदल ले, लेकिन लंबे समय तक उसके स्वभाव की खासियत अलग दिख जाती है, जो उसे औरों से अलग करती है। एक ही मुद्दे पर उसके बोलने का या रिएक्ट करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। तो आप किसी का भी लिख सकते हैं।
कोई नहीं तो कम से कम माता पिता के साथ लंबे समय तक रह रहे हैं, भाई के साथ, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए। इस शीर्षक को ध्यान में रखते हुए एक कहानी लिखिए। और मैं बहुत सारा कहानी का हिंट दे रहा हूँ, आप ओरिजिनल कोई कहानी लिख सकते हैं। एक बहुत पुरानी कहानी है, वो कछुआ और खरगोश की दौड़ वाली, जिसमें खरगोश बहुत तेज दौड़ करके बीच बीच में रुक जाता है कि मैं तो पहुंच ही जाऊंगा, लेकिन वो कछुए की जो दौड़ने या चलने की क्षमता है उसको वो इग्नोर कर देता है और वो दौड़ करके कुछ कुछ देर आराम करने लगता है, और कछुआ कंटिन्यूटी बनाए रखता है और अंततः जीत जाता है। तो कई बार हम किसी को बहुत अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं और इसका नुकसान भी होता है, और कई बार हम इस चीज़ से सही आकलन करने में अक्सर चूक जाते हैं। चींटी के बारे में देखिए, कई चींटी मिल करके अपने वजन से कई गुना ज़्यादा वजन को वाली चीज़ को उठा करके एक जगह से दूसरे जगह ले करके चली जाती हैं, जो कि ऐसे हम लोग तुलना करें तो आसान नहीं लगता। उन घटनाओं को याद करके लिखिए जब आपने अन्याय का प्रतिकार किया। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा हो, अन्याय हो रहा है, सही नहीं हो रहा हो, तो आपने वहाँ पे रिएक्ट किया हो और बोला हो कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वो कहीं भी घर पे या कहीं भी अपने दोस्तों के बीच में, तो ऐसा कोई बात आप लिख सकते हैं। अवधी आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो बनारस के बाद, मिर्ज़ापुर के बाद से लेकर के लखनऊ, फैज़ाबाद तक का हिस्सा में आज भी अवधी वहाँ के बोलचाल की भाषा है। जैसे आपके इलाके में सोन के पूरब का जो हिस्सा है वो मगही का क्षेत्र है, मगध का प्रदेश है, वहाँ बोलचाल में मगही बोली जाती है। सोन से पश्चिम और वो बनारस तक का हिस्सा जो है, ये सब में भोजपुरी बोली जाती है। उसके बाद अवधी बोली जाती है। ऐसे ऐसे अलग अलग एरिया हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इस पाठ के जो ज़रूरी सवाल थे उन पे भी बात कर लिया, रचना और अभिव्यक्ति के सवाल पर भी बात कर लिए। पाठ्येतर सक्रियता है, आप उस पर देख सकते हैं। आपने रामायण तो जरूर ही देख लिया है और इस प्रसंग के लिए इतना काफ़ी है। कल से हम लोग नया पाठ पढ़ते हैं और आई थिंक इससे क्षितिज से हम लोगों ने 4 पाठ पढ़ लिया, 2 गद्य से और 2 पद्य से, 2 कविता खंड से और 2 गद्य खंड से हम लोगों ने पढ़ लिया। अब कल से हम लोग एक चैप्टर कृतिका से पढ़ते हैं। कृतिका का पहला चैप्टर शायद माता का आंचल होगा, पहला चैप्टर, तो उसे हम लोग पढ़ेंगे कल से। हाँ, माता का आंचल कल से पढ़ेंगे। तब तक आप इस चैप्टर का फेयर नोटबुक तैयार कर लेंगे। चलिए, धन्यवाद।